हेलो दोस्तों, अशोका गुरु चैनल में आपका स्वागत है। कस्टमर का एक सेट आया हुआ है, सैमसंग 14 है। इसमें कस्टमर ने बताया कहीं बनवाया है और उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो हम इसे चेक करेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसे चार्जिंग लगाएंगे। हम ये देखेंगे कि हमारी पोर्ट 6 पोर्ट जो DC रीडिंग है मेरी चार्जर की, उस पर 0 आ रही है, मतलब चार्ज नहीं हो रही है, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन इससे मैं ये साबित नहीं कर सकता हूँ कि चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि अभी हमारी कोई भी ऑटो कंज्यूम नहीं ले रहा है, इसका मतलब हमारी चार्जिंग नहीं हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं क्या फॉल्ट है। ठीक है, तो हम इसको ओपन करते हैं आपके सामने। सैमसंग का जो पीछे वाला बैक पैनल है बहुत हार्ड होता है, इसे धीरे से खोलो सबको। बहुत तो इसे खोल भी नहीं पाते हैं, इतना हार्ड होता है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि इस पर वर्क हुआ है और उस बंदे ने सेट रिटर्न कर दिया है बिना पेज खुले या कसे हुए भी। तो हम पहले सावधानी से इसको ओपन करेंगे, फिंगरप्रिंट को हम अच्छे से निकालेंगे। बैक पैनल भी निकाल लिया इसका। देख रहे हैं सारी कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी वोल्टेज नहीं आ रही है। तो हम सबसे पहले रिवर्स की लाइन को चेक करेंगे कि हमारी वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ ध्यान देंगे किसी पे। हमारी रिवर्स की वोल्टेज जो है 5.18 आ रही है, इसका मतलब हमारी रिवर्स की लाइन सही है, ओके है। अब हम इसको चेक करेंगे आगे कि हमारे बोर्ड में कनेक्ट हो रही है कि नहीं। बोर्ड में कनेक्ट होने के बाद हमारी वोल्टेज नहीं मिल रही है। लाइन मेरी कनेक्ट नहीं है, उसको मैं रिपेयर करके बना दे रहा हूँ। रिवर्स की लाइन हमारी ओके हो गई है। तो हम आते हैं, ये मॉडल पहले हम देखेंगे कौन सा है। ये मॉडल है सैमसंग A146B। A146B मतलब सैमसंग की मॉडल है। पहले इसको समझेंगे हम लोग। सैमसंग का मॉडल खोलेंगे, 146B खोलेंगे इसमें। ये मॉडल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सीपीयू से आती है, हालांकि चेक करते हैं इसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकती है। 146B हम इसका हार्डवेयर खोलेंगे और चार्जिंग डाटा खोलेंगे, जो आसान रहता है सर्विस का डायरेक्टली समझने में। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे रिवर्स की लाइन आई है और इस कैपेसिटर पे हमारी वोल्टेज बतानी चाहिए 516 वोल्ट। तो हम देखते हैं 516 वोल्ट देती है कि नहीं। तो हम इस कैप पे वोल्टेज चेक करेंगे चार्ज लगा के। यहाँ पे चार्ज लगाने पे मेरी वोल्टेज से हो रही है 5.12 ऐसे करके हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं जिस रीडिंग में है। हाई वोल्ट हमारी आ रही है इस रीडिंग में, इसका मतलब हमारी यहाँ रिवर्स लाइन की है। ठीक है, मेरे 5 वोल्ट आई है। तो अब हम रिवर्स से हम चेक करते हुए जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। बोर्ड की दूसरी तरफ ये चली गई है। रिवर्स हमारा OVP से होके फिर इस कैप से होते हुए हमारी चार्जिंग IC में यहाँ से इस कैप पे गई हुई है। तो हम अगर इस कैप पे अगर चेक करेंगे तो हमारी OVP और ये सब चेक हो जाएगी। और अगर हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे VPH फाइल पे अगर हम इस पर चेक कर लेंगे, अगर ये 3.7 के लगभग आ गया, 3 के ऊपर आ गई, तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरी चार्जिंग IC OVP सब कुछ मेरा सही है। तो हम डायरेक्ट इसी पे चेक कर लेते हैं VPH की। ये VPH पावर है। मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि ये आपका वोल्टेज 3.7 आ रही है। VPH मैंने देख लिया है कि 3.6 के ऊपर मेरी वोल्टेज आ रही है। तो अब हम पावर IC पे चेक करेंगे कि हमारी कितनी वोल्टेज आ रही है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पावर IC के यहाँ पे आपका मतलब बक वोल्टेज जितने हैं उस पर हमारी वोल्टेज बननी चाहिए। तो इसी के यहाँ पे ये जो शील्ड है, ये शील्ड को उठानी होगी। ठीक है, तो इस शील्ड को उठाने के लिए हमको पहले सबसे पहले इस शील्ड को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे ताकि हमारी कोई चीज़ डैमेज ना हो और यहाँ पे हमारी बक वोल्टेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज़ और भी चेक कर सकते हैं बिना शील्ड उठाए भी कि इसमें 1.8 VDD 1.8 की जो वोल्टेज है वो हमारी चार्जिंग IC से पावर IC के बीच में आती है, वो भी कंफर्म होनी चाहिए। तो हम VDD की लाइन यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस कैपेसिटर पे भी चेक कर सकते हैं। चलिए वो भी चेक कर लेंगे। और प्लस में आप इस बक कॉइल पे भी हाई LDO लो LDO को भी चेक करना होगा। तो इस पतरे को हम निकालते हैं
और उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कस्टमर ने किसी ने वर्क कराया हुआ है, तो अगर हम CPU MMC की कुछ वोल्टेज अगर चेक कर पा रहे हैं तो यहाँ पे चेक करने के बाद हम डायरेक्ट उस नतीजे पहुँच सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर मैं DC रीडिंग ले लूँ तो ये मुझे कंफर्म हो जाएगा कि क्या हलचल हो रही है। ठीक है, DC रीडिंग मैं लेता हूँ और बताता हूँ क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बोट केबल लगाने पे मेरी कोई भी ऑटो रीडिंग नहीं ले रही है, मतलब हमारी कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। ठीक, देखिए मैं इसमें पावर की पे स्टार्ट करा रहा हूँ, तो जब तक मैं पावर की स्टार्ट कराया हूँ 158 पे है और छोड़ देने पे भी 158 पे स्टक हो गया। तो ये स्टक ही मुझे बता रही है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। ठीक, तो हमारी स्टक ही मुझे बता रही है कि हमारी CPU ने वर्क किया हुआ है और ये MMC से भी कम्युनिकेशन होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन MMC और CPU के बीच में जो तालमेल है वो नहीं मिल रहा है। या तो हो सकता है MMC क्रैप्ट हो, या फिर किसी ने CPU चेंज किया हो, CPU भी कम्युनिकेशन में उसकी लाइनें ब्रेक हो गई हो। तो ऐसा हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपका CPU MMC से ही है। ये दोनों प्रॉब्लम, या तो CPU आपका ड्राई हो गई हो, नहीं लगी हो, या फिर CPU अच्छे से नहीं लगी हो। तो CPU और MMC के बीच की कम्युनिकेशन पे ये प्रॉब्लम आई है, स्टक है। तो हम इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आज किसी ने जो CPU पे वर्क किया है, हो सकता है कि CPU अच्छे से बैठाना हो, जिस टेक्नीशियन ने इस पर काम किया है हो सकता है ये CPU बैठाना हो, या हो सकता है MMC में इसके कम्युनिकेशन नहीं हुई हो, या CPU बदलने के चक्कर में उसकी हीटिंग लगी हो और MMC की बॉल ड्राई हो गई हो, या हो सकता है खुद MMC खराब हो। तो हम ये देखेंगे कि ये प्रॉब्लम है कहाँ, लेकिन स्टक हो रही है, इसका मतलब CPU भी कुछ वर्क कर रही है, अपनी कम्युनिकेशन कर रही है, जिसकी वजह से इसको 99% हम इसको सही मानेंगे, 90%, लेकिन 100% को सेव नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको देखता हूँ कि लोग बोलते हैं ये 14 में सबसे ज़्यादा फॉल्ट CPU की आती है। तो मेरा मानना है कि हो सकता है ये CPU से फॉल्ट रही हो, लेकिन उस दुकानदार के लापरवाही की वजह से, या हो सकता है कुछ वजह से ये ना बना हो। तो अभी जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है वो इस क्षेत्र में जो भी लाइनें होती है, जो CPU और MMC से कंबाइन होती है, इस कॉर्नर में जहाँ पे ये डॉट लगी है, मेरा ये नोज पॉइंट है, नोज पॉइंट्स के पास जो कम्युनिकेशन की यहाँ पे लाइन होती है वो CPU से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। तो CPU की कम्युनिकेशन जो होती है इसी के पास होती है। तो हो सकता है कि यहाँ हीटिंग पड़ गई हो और ये ड्राई सोल्ड हो गई हो, या हो सकता है CPU अच्छे से बैठा ना हो। तो हम लोग दोनों कंडीशन में इसको फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। हमने बताया था आपको वीडियो में कि ये सेट में ऐसी कंडीशन आती है कि इसमें कस्टमर ने इसमें CPU MMC पे जो वर्क किया हुआ है, तो CPU MMC पे वर्क करते समय इसमें CPU पे हीटिंग भी पड़ सकती है, या हो सकता है कि वो अच्छे से न लगाया हो, बहुत सारी बातें हो सकती है। तो हम लोग पूरी तरीके से स्टक को ही आप मेन केंद्र मान के ही चलेंगे कि ये स्टक क्यों हुई है। तो स्टक होने का कारण ये होता है CPU MMC में इसमें कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। तो जैसा कि मैंने बोलियो में बताया था, तो अभी मैं इसको एक तरीका और भी है चेक करने का कि अगर मैं इसको PC पे पोर्ट बना के भी देख सकता हूँ कि इसमें पोर्ट बना रही कि नहीं। अगर हमारी MMC अगर एकदम से कनेक्ट नहीं होगी तो ऑटो पोर्ट बना लेगी, अगर वो कनेक्ट होगी थोड़ा बहुत तो ऑटो पोर्ट नहीं बनाएगी। तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें पोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, और ये हमारा डाटा केबल है। ठीक है, अच्छी डाटा केबल तो मैंने यहाँ कनेक्ट करके और कंप्यूटर पे मैं पोर्ट बनाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर पे मैं पोर्ट बनाऊँगा और इसका मैं ऑन करूँगा। डिवाइस मैनेजमेंट, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, डिवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे, यहाँ पे इसकी पोर्ट की ऑप्शन आ जाएगी। हमने इसे कंप्यूटर में लगाया लेकिन कोई भी पोर्ट नहीं बनाई है, तो हम बैटरी को भी लगा के देख लेते हैं। हमने बैटरी को भी लगा दिया, फिर भी कोई हलचल नहीं हुई, इसका मतलब पोर्ट नहीं बना रही है। तो ये हो सकता है कि इसमें CPU MMC की जो लगी हुई है, कुछ हद तक MMC भी CPU से लगी हुई है, जिसकी वजह से ये पोर्ट नहीं बनाती है। अगर हमारी MMC 100% निकल जाएगी तो हो सकता है ये पोर्ट बनेगी, लेकिन एग्जाम के बाद हम लोग इसको CPU MMC कवर करने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं कैसे क्या होगा। सबसे पहले हम अपने यहाँ एक पॉलीथीन लेते हैं, जिसमें हम कस्टमर का हर एक चीज़ सही सलामत रख देते हैं ताकि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो हमारी। ठीक है, हम लोग कैमरे को भी अच्छे से निकालेंगे। वहाँ रख लेंगे और पूरे PCB को भी हम लोग अच्छे से सुरक्षित रखेंगे और पैक कर देंगे। ठीक है, अब हमारी इसमें मोबाइल जो है सेफ्टी से पड़ी रहेगी, इसका नीचे कोई भी सामान, मेरी कैमरा होगा कोई भी ठीक है, इसके हम सामने लगे थे। अब आते हैं कि और मेरे पास ये बोर्ड बचा हुआ है, तो हम CPU MMC की कम्युनिकेशन को देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम PCB उठाएंगे, PCB को अच्छे से लगाएंगे और इधर बैक में देखेंगे कोई भी कंपोनेंट इसमें टच ना हो। ठीक है, PCB में हम लोग लगा दिए हैं। अब हम लोग इसमें CPU और MMC पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी CPU नहीं उठाएंगे, हम सबसे पहले MMC उठाएंगे। ठीक है, तो हम आई स्कैन कर रहे हैं कि यहाँ MMC के पास एक कंपोनेंट भी गायब है, किसी ने तोड़ा हुआ है, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि ये क्या है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 कम्युनिकेशन की ट्रैक टूटी हुई है, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बोल दिया था कि इस कम्युनिकेशन में हो सकती है प्रॉब्लम हो। तो हम यहाँ पे यूवी मास्किंग करेंगे, जलेबी बनाएंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट पे हमने GR चेक किया है, GR ओके है। अब मैं यहाँ पे जलेबी बनाऊँगा जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होगी। हमारे बनारस में, वाराणसी बनारस में हमारे ये जलेबी बहुत ही मशहूर होती है। तो यहाँ पे हम लोग जलेबी बनाएंगे। माइक्रो जंपरिंग हम लोग करेंगे इसमें। माइक्रो जंपरिंग करते समय ये ध्यान देना है कि हमारी लेंथ कितनी दूर है और हमारी जो लपेटें हैं वो कैसी है कैसे नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ का और ध्यान देंगे कि हमारी जो यूवी मास्क में जो भी PPD लगता है, उस PPD की जो मोटाई है वो ज़्यादा ना हो, नहीं तो हमारी इमरजेंसी बैठने में प्रॉब्लम करेगी, क्रिएट करेगी। ठीक है, माइक्रो जंपरिंग को एकदम ध्यान से देखना है आपको, ये उठा ना रहे। कुछ लोग माइक्रो जंपरिंग इस तरीके से करते हैं कि काफ़ी मोटा और वो हो जाता है, जिससे कि इमरजेंसी हमारी प्रॉपर बैठ नहीं पाती है। तो हम इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, और जलेबी का जो स्टेप है 2 बॉल के बाद होनी चाहिए। ठीक है, 2 बॉल तक ही कट करनी है इसको, ज़्यादा लंबा लेंथ नहीं देना है इसको। फिर मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगा, कोई भी डस्ट या PPD हमारे यहाँ ना रहे, नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बार बार। कॉटन से अच्छे से वॉश कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी हम जलेबी बनाना शुरू करेंगे। जलेबी बनाने के लिए तो पतले पतले ईंटी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मेरे दोनों जलेबियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से और अच्छे से बनी हुई है। ठीक है, दोनों जलेबियों को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूवी मास्किंग करेंगे। यूवी मास्किंग के लिए हम हल्की सी, एकदम हल्की सी यूवी इस पे नोक पे लेंगे। एकदम हल्की सी लेंगे नोक पे, और नोक पे लेने के बाद एक किसी नीले के सहारे से इसको हल्की हल्की लगाएंगे पूरी जगह, जहाँ तक हमारी ट्रैक दिख रही हो वहाँ तक पूरी तरह हम लोग इसको कवर कर देंगे, ताकि हमारी कहीं शॉर्टिंग वोटिंग ना रह जाए। ठीक है, बहुत कम मात्रा में इसको लगाएंगे, ज़्यादा मोटा लेयर न बने। ये हमारी यूवी लाइट है। ठीक, यूवी लाइट के माध्यम से इसको यूवी मास्किंग करेंगे। ठीक है, ओनली 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, 5 मिनट से भी कम इसमें समय लगता है। 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे यूवी मास्किंग के लिए। जब तक हमारी यूवी हो रही है तब तक फैंसी को, जब तक हमारी यूवी मास्किंग हो रही है तब तक हम अच्छे से, सबसे इम्पोर्टेंट 138, जैसा कि मैं बताता हूँ कि जब भी कोई भी काम करें 138 से पहले उसको कमज़ोर कर लें उस पॉइंट को। सबसे अच्छा यही होगा कि आप सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले आप बॉल को आप कमज़ोर कर दें, ताकि हमारी कोई भी बॉल ख़राब ना हो, ना टूटे, ना फिट खराब हो। तो अच्छे से इसको बॉल को पहले कमज़ोर कर लेंगे, सफाई अच्छे से होगी। ठीक, जितनी भी हमारे पास बॉल उड़ रही है मेरे बीट पे उड़ जाएगी। ये बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, बहुत ही कमज़ोर होती है इसकी। फिर आप इसके माध्यम से भी इसको क्लीन कर लीजिएगा। ठीक है, हमारी जितनी अच्छी क्लीनिंग होगी उतनी अच्छा मेरा वर्क भी होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ क्लीनिंग पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारी क्लीनिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट लगती है हमारी लाइफ में।
देखिए एकदम चमचमाती हुई बॉल मिली है, देख रहे हैं एकदम सुंदर और चमचमाती बॉल है। मैंने ये यूवी मास्क कर दिया था। यूवी मास्क करने के बाद अच्छे से क्लीन कर लेंगे हम, क्योंकि इसमें कोई भी फालतू पीपीडी या कुछ ऐसा ना रहे, इसकी वजह से आपकी समस्या आ सकती है। ठीक है, अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। हर एरिया को हम छानबीन कर लेंगे, कहीं पे हमारी डस्ट न रहे। ठीक है, इसके बाद हम EMMC की क्लीनिंग कर लेंगे। हम आते हैं टिश्यू पेपर पे। टिश्यू पेपर पे हमें क्लीनिंग अच्छी से दिखेगी। हम अच्छे से EMMC को एक बार फिर से साफ कर लेंगे, अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद हम EMMC को रिवॉल्व करेंगे, ये लगाएंगे। ये देखिए हमारा मोबाइल डन हो गया 100%। जैसा कि मैंने बोला कि ये कम्युनिकेशन की लाइन से ये प्रॉब्लम आती है, तो ये प्रॉब्लम आपकी 100% डन हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए छोटी छोटी सी जानकारियाँ मैं बताता हूँ कि अगर समझ के यहाँ से काम करेंगे तो आप काम कर पाएंगे। कोई भी सैमसंग A14 है, यहाँ पे मैंने बैटरी भी लो में है, इसकी बैटरी जब लो कम जाएगी तो ये फ़ोन ऑन हो जाएगी। अभी फिलहाल बैटरी देखिए सिंबल में आ गई है, बैटरी लो है, इसकी बैटरी सिंबल में आई हुई है। तो मेरा यही मानना है कि जब हम समझ के काम करेंगे, पढ़ लिख के काम करेंगे अच्छे से, तो हमारी 100% वर्क आएगी।
यहाँ पे देखिए 1% चार्जिंग होना शुरू हो गया है। यहाँ पे आपने देखा हमारे यहाँ पे देखिएगा 6 पोर्ट पे आप देखिए 9 वोल्ट 1.6 एम्पीयर ले रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमारी फास्ट चार्जिंग शो कर रही है इसमें, ठीक है। तो काम डन, जॉब डन। लेकिन देखिए ये सैमसंग का जो हमने इसमें एमएनसी में जो बनाया है, जो कम्युनिकेशन की लाइन थी, मैंने बताया कि इसमें बहुत दुकानदार ने जो भी काम किया था इसमें काम करके दुकानदारों ने इसे छेड़छाड़ करके CPU तक भी इसमें छेड़छाड़ कर दिया था। एक CPU एमएनसी सारा पे वर्क किया था, लेकिन सब ट्रैक सबका ब्रेक कर दिया। मैं जलेबी बनाते हैं वाइन माइक्रो जंपरिंग करके इसको मैंने बनाया, बहुत ही ज़्यादा रिक्सी गेम था। लेकिन हालाँकि मैंने इसको बना तो दिया, और मैं ये कैसे बनाया हूँ ये भी मैं बताऊँगा। कि आजकल के जो नए टेक्नीशियन हैं, जो भी है पुराने टेक्नीशियन हैं, नए टेक्नीशियन जो भी हैं, मैं सारे लोगों को मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो भी अभी हैंडसेट आ रही है इन दिनों बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जो भी आ रही है हैंडसेट, तो उसमें एक ही मैं समस्या देख रहा हूँ कि इसमें सारे लोग बस हीटिंग मशीन पकड़ लिए हैं और सोल्डिंग मशीन पकड़ लिए हैं, सोल्डरिंग पकड़ लिए हैं और हिट करना शुरू कर देंगे। CPU एमएमसी, पावर IC, चार्जिंग IC सभी रिवॉल्व करते 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 लोग बनाते रहेंगे, जो मन में आएगा वो बनाते रहेंगे। और ख़ास तौर से यूट्यूब पे जो भी चीज़ दिखाई जा रही है उसको तो इतना आँख मूंद के ऐसे विश्वास कर लेते हैं जैसे लग रहा है कि वो सही बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी न किसी टीचर से मिलिए, टीचर से बात करिए, टीचर के साथ पैसा देकर उसके यहाँ पढ़िए और टीचर का सम्मान करिए और उनका जो बताए हुए गाइडलाइंस है उसको फॉलो करिए। हमारे जितने भी सीनियर हैं मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबको प्रणाम भी करता हूँ और सभी सीनियर का मैं दिमाग से अपने यहाँ पे रखता हूँ और जो भी ज्ञान वो बताते हैं वो भी एकदम विधिवत में दिमाग में रखता हूँ। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को मैं ध्यान में रखता हूँ और उसी के सारे ये डायग्नोस मैंने किया है और उसको बनाया हूँ। आगे जितने भी सेट रहेंगे वो डायग्नोस ही होंगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये यूट्यूब पे सैमसंग A14 सेट है, ठीक है CPU रिवॉल्व कर दो। सैमसंग A14 है, ठीक है CPU रिवॉल्व कर दो। और CPU रिवॉल्व कर करके लोग परेशान हैं, इतना परेशान है कि CPU रिवॉल्व नहीं हुआ मतलब मोबाइल ख़राब। ऐसा क्यों करें भाई? आप इसको पूरी विधिवत इसको जानकारी लीजिए। कोई भी फ़ोन कंपनी बनाई है तो बहुत अच्छे लेवल से बनाई है, बहुत टेक्नीशियन उसमें लगे होते हैं, बहुत इंजीनियर लगे होते हैं जो कि इसको समझ के बनाया गया है। यूँ ही आप कह देंगे CPU ख़राब, ऐसा नहीं होता है। इसमें सारी चीज़ें इसमें बनाई गई, इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से बनाइए आप लोग ट्रेसिंग करके। मैंने देखिए ये ट्रेसिंग करके इसको बनाया है। अभी मैंने 1% जो चार्ज किया था वो भी हमने दिखाया था। अभी देखिए थोड़ा देर तक मैंने चार्ज करके इसको फिर पुनः मैं चार्जिंग लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप लोग एकदम ध्यान से, मेरे जो एम्पियर है वो 9 वोल्ट पे 1.6 1.8 तक वोल्टेज ये कंज्यूम कर रही है मेरे DC रीडिंग पे और इतनी फास्ट देखिए चार्जिंग भी हो रही है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे 35% तक की चार्जिंग हो गई है, फास्ट चार्जिंग हो रही है। 9 वोल्ट से इसकी चार्ज हो रही है, फास्ट चार्जिंग तो ये हो रही है, ठीक है। तो अभी मैं इसको चालू करके देखता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसकी पावर की को स्टार्ट करके इसको चालू किया है। आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा इस फ़ोन को। मैंने चार्जिंग भी लगाया है और मेरी जो एम्पियर ले रही है वो 9 वोल्ट पे 1.9 एम्पियर तक ले रही है, 2.1 भी ली है, ठीक है। मतलब फास्ट चार्जिंग एकदम ओके है। अभी मैंने इसमें न तो CPU रिवॉल्व किया है और ना ही कुछ किया है। इसमें किसी ने दुकानदार ने CPU एमएनसी सब रिवॉल्व कर दिया था, लेकिन मुझे ये पता था कि ये स्टक है। तो स्टक क्यों है, किस लिए है, ये देखिए मैंने सेट ऑन कर दिया है। आपका देखिए सामने टच भी वर्क कर रहा है, ठीक। पासवर्ड मुझे इनका नहीं पता है, तो आप इनका जो कस्टमर आएंगे अपना पासवर्ड लेकर आएंगे। देखिए चार्जिंग भी हो रही है एकदम विधिवत और स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करेंगे आप लोग तो सही से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे और बढ़िया से काम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी भाई किसी भी हैंडसेट को यूँ ही मत कर दीजिए कि CPU कर दीजिए, एमएनसी कर दीजिए। अभी जितने टेक्नीशियन हैं सभी लोग यही धनाधन CPU रिवॉल्व, CPU रिवॉल्व, CPU रिवॉल्व, CPU रिवॉल्व, थक गए एकदम सुनते सुनते कि CPU रिवॉल्व, CPU रिवॉल्व, CPU रिवॉल्व। तो आप लोग सभी लोग इसको केयरफुली देखिए और अच्छे से काम करिए, ठीक है। अब इनका अनबॉक्सिंग करते हैं हम, आइए देखते हैं। इसको बंद करते हैं, इनको पैकिंग करते हैं इसकी, ठीक है।
आराम से अपना काम कर रहा है, सब चीज़ अच्छा है, ओके है, फर्स्ट क्लास का है। इससे ऐसे कोई भी सैमसंग का ये फ़ोन है, सैमसंग A14, आपके पास ऐसे कोई भी फ़ोन हो, सैमसंग हो, वीवो हो, कोई रियलमी है, जो भी ऑल ब्रांड, कोई भी कंपनी का कोई भी मोबाइल हो, अगर कोई फॉल्ट होता है तो आप लोग ज़रूर अस्पा कम्युनिकेशन में विजिट करें। आपकी प्रॉब्लम थोड़ी देर होगी लेकिन दुरुस्त होगी, अच्छी होगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ होता है, इसकी वजह से 1-2 दिन हो सकता है लेट हो, लेकिन फिर भी मैं आपका जो भी काम करूँगा अच्छा करूँगा और सही करूँगा और परफेक्ट करूँगा। ठीक है, थैंक यू अस्पा कम्युनिकेशन में आने के लिए, थैंक यू।